अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट टाइम हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने ये बात देखी थी कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो एक टूल बॉक्स है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम ऑप्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं और उसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज हम एक मिसाल लेते हैं कि किस तरह वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती ही क्या है और किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मुराद क्या है। और जब हम ये कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल बॉक्स हैं तो इससे क्या मतलब है। अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी तक हमने इसकी मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े जिसमें हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। ये स्टेजेस हमने पढ़ी हैं। अब इनको हम प्रैक्टिकली जो है वो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो तकरीबन 2000 साल पहले से इंसानों को दरपेश थी। वो उसका नाम है मलेरिया। अब उस वक्त जब ये प्रॉब्लम थी तो तब तो लोगों को मलेरिया का भी नहीं पता था और एक एक ये एक ब्लैक डेथ के नाम से एक बीमारी जानी जाती थी कि भाई ये कैसे हो रही है बीमारी। अब ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी सिंस एंशियंट टाइम्स। आज हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमें कैसे पता चला कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और अगर है तो इसको फिर उन्होंने सॉल्व कैसे किया यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। असल मकसद है हमारा ये कि हम यूज़ करें बायोलॉजिकल मेथड को और इसके मुख्तलिफ किस्म के टूल्स को चेक करें, केस स्टडी को सॉल्व करके देखें कि भाई ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब देखें इसमें होता पता क्या है कि जब आपके पास, मैंने आपको कहा था कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसका उसके मेरिट है। मसलन हमने क्या कहा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है दैट शुड बी अ क्वेश्चन। अब ये एक सवाल है, देखें व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये एक सवाल बन चुका था, लोग मर रहे थे, सैकड़ों सालों से मर रहे थे। मैंने बताया कि तकरीबन 2000 साल पहले। अब जब इसकी आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप ही ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, बल्कि कुछ पहले जो उसकी हिस्ट्री गुजरी है, जो उसके बारे में लोगों ने काम किया हुआ है, जो कोई आप पढ़ते हैं वो सब आपकी ऑब्जर्वेशन बन जाती हैं। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। लेकिन फिलहाल हमारा ये सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमें कैसे पता चला कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमने पहला स्टेप पढ़ा था, याद करें कि हमने कहा था कि दैट रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। आप पहले तो ये तय करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है या नहीं है। अब इस सिलसिले में इसको हम जब देखते हैं तो तकरीबन 2000 साल पहले लोगों को इस बीमारी का पता था। यानी इसकी हिस्ट्री से अब हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको जब हिस्ट्री इसकी डिस्कस कर लेंगे तो एट द एंड हमें पता चलेगा कि वाकई ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के मेरिट को मीट कर रही है, पूरा कर रही है। रिक्वायरमेंट आप याद कर लें जरा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के लिए कौन कौन से मेरिट हमने कहे थे, तो उन्हीं में ये हम देखेंगे कि कैसे होता है। 2000 साल पहले तकरीबन डॉक्टर्स को, लोगों को उस वक्त जो मौजूद थे उनको ये पता था कि ये बुखार है, बुखार होता है, ये बीमारी है। ना इसकी वजह का पता था, ना इसकी काज का पता था। हाँ, ये उनकी ऑब्जर्वेशन जरूर थी कि ऐसा होता है। मसलन कैसा होता है, वो कहते थे कि ये जो है ना कोई चिल्स एंड फीवर्स का बुखार है, यानी कपकपी तारी होती है, बुखार होता है, पसीने आते हैं थोड़ी देर के लिए, तबीयत बहाल हो जाती है, फिर दोबारा बुखार होता है, फिर शदीद ठंड लगती है और उसके बाद पसीने आते हैं तो फिर थोड़ा सा देर के लिए बंदा रिलैक्स हो जाता है। और इस तरह ये बारी बारी बुखार होता रहता है। कपकपी का बुखार है, इसलिए वो इसको कहते थे ये फीवर है, चिल्स एंड फीवर, यानी हम इसको क्या कहेंगे, कपकपी का बुखार, बार बार होने वाला। फिर उनको कुछ ये पता था कि जो छप्पड़ के इलाके हैं, कोई दलदलों के हैं, कोई मार्शी एरियाज हैं, कोई पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, कहीं पे पानी खड़ा है जिसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर जो है ये इसकी कोई काज होती है या इसका कोई रिलेशन है इस बीमारी से होने से। यानी जहाँ पे दलदलें होती हैं, कोई मार्शी एरियाज हैं, कोई छप्पड़ है, कोई पानी खड़ा है, तो ये बीमारी ज्यादातर उन जगहों पे होती है, उसके आसपास रहने वाली आबादियों में ये ज्यादा होती है। तो ये भी उनकी उस दौर में उनको पता था, बट स्टिल दे डोंट नो व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है।
अब जब उन्होंने ये देखा कि ये कोई ऐसी हवास ही है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो एक इलाके में चलती है और वो सारे बीमार होते चले जाते हैं, और बाज़ का तो ऐसा भी हुआ कि पूरे के पूरे आबादियाँ, पूरी की पूरी बस्तियाँ उजड़ गई। तो यही वजह इसके इस नाम की भी बनी, जिसको वो कहते थे माला एरिया, मीन बैड एयर। माला एरिया, ये दो अल्फाज हैं इटालियन लैंग्वेज के। किस लैंग्वेज के जी? इटालियन लैंग्वेज के। और यही इसकी वजह है जो बाद में बना मलेरिया। वो कहते थे कि कोई बुरी हवा चलती है, कोई गंदी हवा चलती है, कोई हवा आई है और बंदे बीमार होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको एग्जैक्ट इसका पता नहीं था। हाँ, ये उनको पता था कि कोई छपड़ों के इलाके से आती है, कोई हवा आती है, कोई ऐसे इस किस्म का कोई मतलब होता है मामला। तो फिर कुछ वॉलंटियर थे, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम छप्पड़ का पानी पी के देखते हैं, हमें पता तो चले ना, कहीं पे कोई पानी खड़ा है, उसको पिया तो उनको कोई बीमारी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ये तो कोई, यानी पानी पीने से तो ये बीमारी नहीं हुई। तो ये सिलसिला चलता आ रहा था, यानी ये तकरीबन 2000 साल पहले तक, टिल 17th सेंचुरी। अब जब 17वीं सदी ईस्वी में अमेरिका डिस्कवर हुआ तो उसको कहते थे न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुई है, एक नई दुनिया है, क्योंकि वो एक नया बर आजम था। तो उसके बर आजम, उसके डिस्कवर होने से अमेरिका से, तो वो करते क्या थे कि वहां से अमेरिका से मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स ब्रिटेन लाया करते थे, वो उसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल करते थे। तो एक पौधा जो है वो वहां से लेके आए, जिसको उसकी छिलके को पीस पूस के तो लोगों को पिलाते थे, तो उनको मलेरिया के जो ये बीमारी है उसमें कुछ अफाका होता था, बुखार की कैफियत में। उस दरख्त का नाम था क्वीना। ये जो दरख्त था, ये जो पौधा था, ये वो लेके आते तो ये उनकी बीमारी में कुछ मौसर साबित होता, कुछ अफाका होता। तो जो ही ये इसमें ये पता चला कि भाई इसके अंदर इसमें अफाका हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी सब डिमांड बढ़ गई। लेकिन हुआ ये कि जब डिमांड बढ़ी तो उसकी सप्लाई उस किस्म की ना हुई। जब सप्लाई ना हुई तो वो जो मर्चेंट लेके आते थे अमेरिका से, बरतानिया में या दूसरे इलाकों में, उस पौधे को उन्होंने कहा ये पौधा तो अवेलेबल नहीं है, चलो इससे मिलता जुलता एक और पौधा वो ही ले जाओ। यानी उन्होंने अपनी तरफ से तो वो डिसऑनेस्टी थी, लेकिन वो भी इनको रास आ गई, अमेरिकन को बेईमानी भी। तो उस पौधे को जो उसके मुतबादल गया, उसको कहते हैं सिंकोना। ये मिलता जुलता था क्वीना से। इसके अंदर से जब इसके पत्तों को अर्क निचोड़ते थे इसका, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता जिसको कहते थे कोनीन। ये कोनीन जो है ये मलेरिया के मरीजों को पिलाते तो उनको बुखार में कुछ बेहतरी साबित होती, कुछ अफाका होता। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तकरीबन 200 साल तक। ये मामला ऐसे ही चला। 200 साल के बाद कुछ माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गई, और उस वक्त उन्होंने देखा कि कोई छोटी छोटी क्रिएचर्स होती हैं, कोई छोटी छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों में वो क्रिएचर्स भी मौजूद होती हैं। यानी उनको माइक्रोब्स नजर आने शुरू हुए। माइक्रोब्स ये जब नजर आने लगे तो ये भी एक नई दुनिया दरियाफ्त होगी, जिसको कहते थे अनसीन वर्ल्ड। यानी अभी ये दुनिया लोगों को पता नहीं थी, तो ये डिस्कवर हो गई। तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद हर बीमारी का या हर चीज़ के पीछे ये माइक्रोब्स ही हैं, जो हमें आम आंख से तो नज़र नहीं आते, लेकिन हैं तो सही। तो उसमें उन्होंने ये अंदाज़ा अपने तौर पे लगाना शुरू कर दिया, और तकरीबन 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, डॉक्टर था, लेवरान। इसने देखा माइक्रोस्कोप में कि छोटी छोटी क्रिएचर्स फिर रही हैं। मलेरिया का मरीज का ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप में रखा, उसको देखा तो इसने देखा कि मलेरिया के मरीज के ब्लड में छोटी छोटी क्रिएचर्स चल रही हैं।
तो इसने ये अपनी जो डिस्कवरी है ये लोगों को बताई। बहरहाल इसके ऊपर तकरीबन और कोई 100-200 साल काम ना हुआ, तकरीबन 2-1 साल जो है उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मजीद बेहतर हो गई। लोगों ने इसको संजीदगी से लिया इस काम को, और देखा तो पता चला कि इसमें मजीद जो है वो क्रिएचर्स मौजूद हैं, और यहाँ से क्रिएचर्स कंफर्म होगी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो कि मलेरिया को काज करते हैं। अब उन्होंने इस बीमारी के जो जरासीम थे उनका नाम रखा, ये सब हिस्ट्री जो है ये हमारे पास इस चीज़ का शायबा है, यानी ये इस चीज़ को साबित कर रही है। उन्होंने जो क्रिएचर्स यहाँ पे डिस्कवर की उसका नाम रखा प्लाज्मोडियम। ये उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया के मरीजों के खून में पाए जाते हैं। अब इन सारी हिस्ट्री को पढ़ के हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब ये है कि मलेरिया एक ऐसा मसला रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक ही था, ह्यूमन बीइंग से मुतल्लिक था, और उसकी काज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। और वो क्वेश्चन एक सवाल बन के लोगों के ज़हनों में गूंजता था कि मलेरिया है क्या, ये बीमारी क्या है, इसकी वजह क्या है, होती क्यों है, इसकी अलामात क्या हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, यानी इसको पढ़ने से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं दैट मलेरिया इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बात तो साबित होगी भी ये बायोलॉजी का प्रॉब्लम है। अब इसमें सॉल्व करना है। सवाल ये उठता है व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। ये इसका एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए तो मुख्तलिफ जो पहले से ऑब्जर्वेशन थी, एक तो वो लोगों ने की जो पहले से लोगों ने पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था चीज़ों को। मसलन अभी हमने बात की कि लोगों को ये पता था कि कोई दलदली इलाके हैं, कोई चिकड़ है, कीचड़ है, कोई मट्टी है, कोई छप्पड़ है, कहीं पानी रुका होता है, स्टेगनेंट वाटर है, वो इसकी काज हो सकते हैं। फिर ये भी लोगों को पता था कि जो मार्शी एरियाज का पानी है उसको पीने से ये बीमारी नहीं होती, हाँ किसी और रीज़न से हो सकती है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इस बारे में जो है ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की गई। कुछ पहले से जो लोगों के इल्म में थी वो ली गई, और कुछ नई ऑब्जर्वेशन जो है वो उन्होंने की। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद एक हाइपोथेसिस जनरेट किया। एक हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है, आपको पता है कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस को एक सम अप करना होता है एक सवाल में। क्या हाइपोथेसिस क्या बनाया? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब ये जो एक बात है ये आपके एक हाइपोथेसिस के मेरिट को पूरा कर रही है। आप देखें, आपने कहा था कि एक हाइपोथेसिस जो है इसको एक सिंपल एंड जर्नल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सादी सी बात है, और ये जर्नल भी है। फिर दूसरे नंबर पे इसको टेस्टेबल होना चाहिए, यानी वेरीफाइएबल होना चाहिए, या फाल्सिफाइएबल होना चाहिए, यानी ये कैंसिल हो सके। फिर उसके बाद आप इसको कहें कि इसको अपनी जो ऑब्जर्वेशंस आपने की हैं उससे मुताबिकत में होना चाहिए, यानी इसको बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए। तो जो है इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जर्वेशंस। तो ये भी इसी तरह का मामला है, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। हमने ऑब्जर्वेशन भी तो यही कुछ की हैं। मैं टाइम को बचत करने के लिए थोड़ा सा ज़रा इसको वो कर रहा हूँ लिखने में, ताकि ज़रा वक्त कम हम इस्तेमाल करें। अब जब आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट आ गई, और आप ये स्टेटमेंट जो है ये एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूजा है, फर्ज किया है, सपोजिशन है, सपोज किया आपने, यानी आपने क्या किया है? सपोज किया है, एक मफरूजा है कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है वो इसकी काज हो सकती है। तो इससे ये बात क्या हमने कही थी कि ये या तो इसको सही साबित करें या फिर इसको गलत साबित किया जा सके। तो अभी तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको सही भी साबित हो सकती है, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, रॉन्ग। अब आप इसको टेस्टेबल बनाएं। हाइपोथेसिस का जो फर्दर स्टेज होती है वो होती है कि आप उसको टेस्टेबल बनाएं, इसको टेस्ट करने की पोजीशन में लाएं।
तो हम उसको डिडक्शन कहते हैं जब हम इसका लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करते हैं, किसका, हाइपोथेसिस का। तो इसके लिए हमने कहा था हम दो चीजें इस्तेमाल करेंगे, इफ एंड देन लॉजिक। कैसे करेंगे? इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ये सारा उठा के इधर लगाएं, इफ लगाएं, देन एवरी पेशेंट इल और सिक विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। तो ये आ गया ना आपके पास वही लॉजिक। अब वो स्टेटमेंट जरा दोबारा देखें, क्या कह रहे हैं हम? इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then plasmodium should be found or present in the blood of malarial patient। अब ये आपके पास एक टेस्टेबल स्टेटमेंट आ गई है। डिडक्शन का मतलब भी क्या होता है? एक टेस्टेबल स्टेटमेंट हो, यानी ये जिसको आप टेस्ट कर सकें। यहां तक बात समझ गए होंगे उम्मीद है। अब आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने होते हैं तो आपको पता है कि आपने दो ग्रुप बनाने होते हैं। एक बनाना होता है कंट्रोल ग्रुप और एक बनाना होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके ऊपर आप तजर्बा कर रहे हैं। तो तजर्बा हमारा रिलेटेड है किससे? मलेरियल पेशेंट से, ये वाले से। तो इस तरह उसने, साइंटिस्ट ने क्या किया, जब ये वो शुरू में कर रहे थे रिसर्च, तो उन्होंने 100 हेल्दी पीपल लिए और 100 जो है वो मलेरियल पेशेंट लिए। इन हेल्दी पीपल में और जो मलेरियल पेशेंट थे, इनमें तो 100% प्लाज्मोडियम पाया गया ब्लड में इनके, जबकि हेल्दी परसेंट में 7 आउट ऑफ 100 प्लाज्मोडियम पाया गया। यानी वो प्लाज्मोडियम अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था, पाया तो गया लेकिन अभी बीमारी सामने नहीं आई थी। यानी उस बंदे में अभी वो पेशेंट जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी ग्रोथ कर रहा था। ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये वो टाइम होता है जब बीमारी की जिस्म में दाखिल हो, जरासीम के दाखिल होने से लेके बीमारी के आने तक का जो वक्त है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो वो अभी यानी जो मलेरियल पेशेंट थे उनमें तो 100% में सब में प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन जो हेल्दी थे उनमें भी तकरीबन 100 में से 7 लोगों में ये अभी पाया जा रहा था। यानी वो पेशेंट बनने वाले थे, कैरियर थे, जरासीम उनके जिस्म में मौजूद थे। तो इस बात से ये साबित हो गया कि मलेरिया के जो मरीज हैं उनके 100% जिस्म में प्लाज्मोडियम पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मलेरिया की काज जो है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट बन गया क्या? प्लाज्मोडियम is the cause of malaria। अब ये रिजल्ट हमने ये नोट कर लिया था जब ये हमने डाटा इकट्ठा किया, सारा उसको लिखा, रीड किया, बताया एक्सपेरिमेंट में, और फिर उसको समराइज करके ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अगर आप गौर से देखें तो प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, हाइपोथेसिस यही था ना हमारा। लेकिन इन दोनों बातों में अब ये हाइपोथेसिस नहीं रहा, अब ये हमारी बन चुकी है थ्योरी। ये जो अब रिजल्ट आ रहा है ये हो गया, ये डाटा के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई हो गया है। अब ये हमारे पास वो चीज है कि जो अब एक एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हो गया है। तो हमने कहा था कि जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए हाइपोथेसिस, दैट बिकम्स थ्योरी। तो अब जरा इसमें फर्क देखें। यहाँ पे हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी हम एक शक की कैफियत में थे, अनसर्टेनिटी थी, अभी यकीन नहीं आ रहा था, हमें नहीं पता था कि ये होगा या नहीं होगा। अभी तो इसके बारे में हमारे पास
ये सिर्फ एक सपोजिशन थी, एक सपोज किया था। लेकिन अब ये सब कुछ करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जब एक्सपेरिमेंट ने इसको एंडोर्स किया है कि हाँ जी ये बात दुरुस्त साबित होगी, अब थ्योरी बन चुकी, यानी रिजल्ट ये आया प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम काज है। अब हमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। दैट्स हाउ, अब जब ये थ्योरी बन गई, अब लोग इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश होगा, पब्लिश हुआ, दो लोगों ने पढ़ा, लोगों ने उसको फर्दर टेस्टिंग की, थ्योरी बार बार टेस्ट की, टेस्ट हुई, फिर लेटर ऑन इट बिकम्स लॉ। जब सारे इसको मान लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। इस तरह से आप इसको डील करेंगे। इस तरह ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो गया। जरा देखें कि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब आप यहां पे इसको सिंपल सा आप इसको प्रूव कर गए हैं। ये आपके पास क्वेश्चन था, दैट वाज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें कैसे पता चला, जब हमने उसकी हिस्ट्री देखी तो हमें पता चला भी एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मसला ही बायोलॉजी का है, क्योंकि सदियों से इंसानों को इसने रगड़ा दिया हुआ और ये सारे मिसाइल इंसानों के साथ थे। फिर हमने देखा कि इसकी काज क्या है, मलेरिया की वजह क्या है, क्या प्लाज्मोडियम ही इसकी वजह है। तो यूं हम चलते चलते इस सवाल के जवाब में आए, और सवाल ये था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस ये है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी केस नंबर 1 है, केस स्टडी नंबर 1। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। पहले आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको सारी आप पहले हिस्ट्री पढ़ें। दूसरे पेज पे पैराग्राफ जब शुरू होगा तो वहां से आपके पास ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होगी। जो दूसरा पेज है मलेरिया वाला, वो उसमें मुकम्मल हो जाएगी। जो नेक्स्ट पेज है उस पे एक और क्वेश्चन आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व करना है, वो बनेगा केस स्टडी, यानी केस नंबर 2। वो लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि ये प्लाज्मोडियम जिस्म में आया कैसे है, यानी इंसानों के जिस्म में हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स into the blood of malarial patient। ये उस सवाल की सेंस है, यानी जो दूसरा मसला वो ये है, जो लॉजिकल क्वेश्चन हमारे ज़हन में उठता है। पहली वजह तो ये थी कि भाई प्लाज्मोडियम ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई भी प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की सबब बने हैं, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि ये प्लाज्मोडियम जिस्म में आया कैसे है इंसानों के। तो इसको ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ें, उसी तरह ऑब्जर्वेशंस इसकी रिकॉर्ड करें, देखें उसमें वहां पे पैराग्राफ बने हुए हैं, हाइपोथेसिस निकालें, इसको इसकी डिडक्शंस देखें, एक्सपेरिमेंट देखें क्या हुआ, रिजल्ट देखें और अल्टीमेटली उसका नतीजा निकालें। और जब ये आप सारा सॉल्व कर लें तो ये इसका मतलब है आप भी इस काबिल हो गए हैं कि आप बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह फर्दर अपने घर में बैठ के आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और उनको कोशिश करें उनके बारे में ऑब्जर्वेशन और यूं करके सारा छोटे छोटे से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, कुछ दूसरे भी करें जितना आपको समझ में आती है, और फिर उनको डिस्कस करें टीचर्स के साथ। तो इस तरह आपको ये बायोलॉजिकल मेथड जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपने जो है ना वो उस प्रैक्टिस को जो है ना जारी रखें, खुद भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाएं। अल्लाह हाफिज़।